देखिए क्या होता है कि अब ये जो हमारा जो व्यय अपन कर रहे हैं, ये यहां जो अपन क्या देख रहे हैं, अपन व्यय। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 बजे हमारे राज्य का बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का नाम दिया है छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट। और जैसा कि आपको पता है कि एक भरोसा होता है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का। ठीक है, भरोसा ये कि जो भी जानकारी हम आपको डिलीवर करेंगे वो आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में आपके काम आएगा। ठीक है, तो जब आपके पास तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए हमने इस बजट की स्टडी कर रहे थे, तो हमने देखा कि ये पूरा बजट 178 पॉइंट में और 15 सेक्टर में बटा हुआ है। 178 पॉइंट्स बताए गए हैं इस बजट में और 15 सेक्टर में इसको बांट के बताया गया है। ठीक है, अब जब मैं इसको आपको बताने के लिए पढ़ रहा था तो मैंने इस बजट को 3 भागों में बांटा है आपके लिए। पहला पॉइंट है इसका आर्थिक पक्ष, इकोनॉमिकल पॉइंट, इकोनॉमिक सेक्टर वाला पॉइंट, जो आपके एग्जाम में आने वाले एक वर्ष तक जो डाटा के रूप में आपके काम आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है जो सरकारें जो नई नई इनिशिएटिव लेती है, ठीक है, नया नया कदम उठाती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता का एक नया कदम उठाई है सरकार, उससे संबंधित। और तीसरा पक्ष होता है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, योजनाएं चल रही है। ठीक है, तो आज ये जो हमारा पहला वीडियो रहेगा वो समर्पित रहेगा बजट के आर्थिक पक्ष को। फिर आने वाले समय में आपको 2 वीडियो और मिलेंगे इससे संबंधित। ठीक है, आइए तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। आज पहला पॉइंट है हमारा जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, ये बताता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, उसमें कितना उत्पादन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। तो जो जीएसडीपी है मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5,09,043 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। कितने करोड़ का उत्पादन हुआ? 5,09,043 करोड़ का उत्पादन हुआ। ये हमारे बजट में बताया गया। ठीक है, अब बजट में जो ये उत्पादन हुआ है 5,09,043 करोड़ का, वो हर साल इतना ही उत्पादन होता है क्या कि पिछले साल थोड़ा कम हुआ होगा? भाई हम अपना उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं, ये कंपेयर तो करेंगे ना पिछले साल से, तब तो हम देख पाएंगे कि हमारी ग्रोथ ठीक से हो रही, कि हमारी प्रगति अच्छे से हो रही कि नहीं। तो हमारी प्रगति को देखने के लिए हम एक वृद्धि दर से कैलकुलेट करते हैं। पिछले साल से हम कितना कदम आगे बढ़े ये देखने के लिए वृद्धि दर देखते हैं हम अपने जीएसडीपी का। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ा। तो ये जो हमारा वृद्धि दर है, ये जो हमारा वृद्धि दर होगा, उसको वृद्धि दर को 2 भागों में बांट के हम देखते हैं। एक तो वृद्धि दर कैलकुलेट करते हैं स्थिर मूल्य में कितना वृद्धि हुई है, और एक तो कैलकुलेट करते हैं प्रचलित मूल्य में। स्थिर मूल्य जो रहती है उसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन बोलते हो आप, इन्फ्लेशन को हटा के जो वृद्धि दर है वो स्थिर मूल्य की वृद्धि दर कहलाती है। और जो इन्फ्लेशन के साथ जो वृद्धि होती है, जो करेंट सिचुएशन रहती है, जो इन्फ्लेशन से एडेड रहती है, उसको बोलते हैं प्रचलित मूल्य में वृद्धि दर। तो हम देखते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा हमारे जीएसडीपी में 8% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। कितने प्रतिशत की? 8% की। वही अगर हम ध्यान दें तो केंद्र की ग्रोथ रेट इस बार की जीडीपी की 7% है। ठीक है, बजट जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि केंद्र में कितना, केंद्र की ग्रोथ रेट कितनी है? 7%, और राज्य की ग्रोथ रेट कितनी है? 8%। वही अगर प्रचलित मूल्य की बात करूं 2023-24 में प्रचलित मूल्य में ग्रोथ रेट कितनी है? 11.23%। कितनी है? 11.23%। बच्चों, आपको यहां मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। जब आप बजट देखोगे तो बजट आप पढ़ोगे तो आपको एक डाटा मिलेगा 12.60% का ग्रोथ रेट का, 12.60% का ग्रोथ रेट का एक डाटा मिलेगा। तो यहां मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो ग्रोथ रेट बताई गई है 22-23 से 21-22 के कंपेयर, मतलब 21-22 का जो जीएसडीपी था और उसको 22-23 में जब गया तो यहां से यहां पहुंचने में उसकी जो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रही थी? 12.60। अब ये जो आंकड़ा मैं आपको बताया हूं 11.23% का ग्रोथ रेट, वो है 22-23 से 23-24 तक पहुंचने का ग्रोथ रेट, जो कि लेटेस्ट है। ठीक है,
तो यहां तक अपन देख लिए जीएसडीपी का आकार है हमारा 5,09,043 करोड़ रुपए का, ग्रोथ रेट है हमारा स्थिर मूल्य में 8% का और प्रचलित मूल्य में 11.23% का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वृद्धि दर है उसको अगर हम सेक्टर वाइज कैलकुलेट कर, देखिए अब अपन देखते हैं ये जो स्थिर मूल्य में हमारी जो वृद्धि दर देखने को मिली है वो क्या होता है, जो हमारा जीएसडीपी रहता है वो जो प्रोडक्शन होता है वो 3 भागों में अलग अलग विभाजित होकर प्रोडक्शन होता है। पहला प्रोडक्शन करते हैं अपन कृषि क्षेत्र में प्रोडक्शन करते हैं, दूसरा प्रोडक्शन होता है उद्योग क्षेत्र में प्रोडक्शन होता है, तीसरा हमारा प्रोडक्शन होता है सर्विस सेक्टर में या सेवा क्षेत्र में प्रोडक्शन होता है। अर्थशास्त्र की भाषा में उसी कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं और जो उद्योग क्षेत्र है अर्थशास्त्र में उसी उद्योग क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र के रूप में जानते हैं या सेकेंडरी सेक्टर के रूप में जानते हैं, और जो हमारा सर्विस सेक्टर रहता है और या जो सेवा क्षेत्र रहता है उसी को हम टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों में हमारे राज्य की ग्रोथ रेट कितनी रही है और हमारे केंद्र की ग्रोथ रेट कितनी रही है, ये हमारे लिए जरूरी है जानना। क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में आता है आपके। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो वृद्धि दर है हमारी किस मूल्य में, स्थिर मूल्य में। ये पूरे आंकड़े आपको दिया जा रहा है स्थिर मूल्य से संबंधित है। ठीक है, और एग्जाम में आपसे स्थिर मूल्य ही पूछता है, इसलिए आपको स्थिर मूल्य के आंकड़े दिए जा रहे हैं। स्थिर मूल्य में आपको प्राथमिक क्षेत्र में 5.93% की वृद्धि दर देखने को मिलती है। कहां? राज्य में। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि से संबंधित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर देखने को मिल रही? पूरे देश के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 3.5% की वृद्धि दर देखने को मिल रही बच्चों। ठीक है, तो आपको देख सकते हो हमारे छत्तीसगढ़ में वृद्धि दर क्या है? ज्यादा है। लेकिन इसका एक कारण यह भी है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर लैंड के रूप में बना हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि जो द्वितीयक क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र में हमारी वृद्धि दर देखने को मिली 7.83% की। ठीक है, अगर मैं केंद्र के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो केंद्र में यही उद्योग क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर देखने को मिली 4.1% की। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में अपन देखें कि 7.83% की और केंद्र में देखा जाए तो 4.1% की वृद्धि दर देखने को मिली। ठीक है, पर हमको यहां यह ध्यान रखना पड़ेगा ये जो 7.83% की वृद्धि दर हमको देखने को मिल रही है तो और जो हमारे देश में 4.1% की वृद्धि दर देखने को मिली। 7.1% की वृद्धि दर इसलिए देखने को मिलती है बच्चों कि जो हमारे राज्य का की इंडस्ट्री सेक्टर है, ठीक है, वो थोड़ी क्या है? पीछे है। मतलब थोड़ी उसकी ग्रोथ या उसकी पोटेंशियल उतनी नहीं है जितनी अन्य जगह की है। तो यहां जब ग्रोथ होती है तो वृद्धि दर कैसे दिखती है? हमको ज्यादा दिखती है। ठीक है, खैर ठीक है। तृतीय क्षेत्र जो टर्सरी सेक्टर है हमारा, तृतीयक या सेवा क्षेत्र है, वहां क्या है? 9.21% की वृद्धि दर देखने को मिली है और केंद्र में अगर देखा जाए सेवा क्षेत्रों में तो 9.1% की वृद्धि दर देखने को मिली है। ठीक है, यह चीज समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपसे। आइए अगर अब हम बोले कि ये जो हमारा जीएसडीपी है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब इस प्रोडक्शन को अगर हम अपनी जनसंख्या से विभाजित कर दे तो जो हमको प्राप्त होगा वो कहलाता है प्रति व्यक्ति आय, जिसको अपन बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटल इनकम अगर मैं बात करूं हमारे राज्य का कितना है तो 1,33,898 रुपए है। कितना है? 1,33,898 रुपए रुपीज में है, पर ईयर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो 1,33,898 रुपए पर एनम। ठीक है, अगर मैं केंद्र की बात करूं तो हमारे केंद्र का पर कैपिटल इनकम 1,70,620 रुपए पर एनम है। ये क्या है? पर एनम है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें कि कितनी वृद्धि देखने को मिली पिछले साल की अपेक्षा पर कैपिटल इनकम में, तो हम देखते हैं हमारी जो वृद्धि देखने को मिली है वो 10.93% की है। कितनी की है? 10.93% की वृद्धि देखने को मिली है छत्तीसगढ़ में पिछले साल की अपेक्षा। और केंद्र में अगर बात करूं तो मैं 13.73% की वृद्धि देखने को मिली है पिछले साल की अपेक्षा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब आप सबको पता है कि जो हमारा बजट रहता है, हमारा बजट क्या होता है? एक पक्ष रहता है कुल प्राप्ति का और एक पक्ष रहता है कुल व्यय का। ठीक है,
बचपन में जब अपन कोई भी डिमांड करते थे तो हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा हमको क्या समझाते थे कि अरे जितनी चादर रहती ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए आदमी को, ठीक है। मतलब वो ये बताना चाहती थी कि हमारे घर वाले या हमारे माता पिता हमको ये समझाना चाहते थे कि हमारा जो खर्च रहेगा ना हमको अपनी आय के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन बच्चों आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो हमारी राज्य रहती है, जो हमारी सरकारें रहती है, वो अपना आय देख के अपना खर्च निर्धारित नहीं करती। वो अपना पहले खर्च देखती है फिर आय का स्रोत खोजती है, ठीक है। मतलब वो पहले अपना पैर फैलाती है, उसके बाद उसके हिसाब से चादर तय करती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा जो आज का बजट है, ठीक है, वो कुल प्राप्ति, ये जो, अच्छा यहां मैं आपको बता दूं ये पूरे आंकड़े अनुमानित हैं, ठीक है। जो बजट में आंकड़े पेश किए जाते हैं वो एक कैसे आंकड़े रहते हैं, अनुमानित आंकड़े रहते हैं, ठीक है। जो कुल प्राप्ति है हमारी, ठीक है, टोटल रिसिप्ट है हमारी, वो है 1,21,501 करोड़ रुपए की। कितनी है? 1,21,501 करोड़ की। और ये जो 1,21,501 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, अगर मैं उसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो ये 17% की वृद्धि दर्ज किए हुए है, ठीक है। तो मतलब कि कुल प्राप्ति जो कि 1,21,501 करोड़ रुपए की है वो 17% की वृद्धि दर्ज किए हुए है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, अब ये जो कुल प्राप्ति है वो दो तरीके से आपको प्राप्त हो सकती है। एक तो होगी बच्चों राजस्व प्राप्ति, एक तो होगी पूंजीगत प्राप्ति। अब यहां में अपने को देखना पड़ेगा कि राजस्व प्राप्ति किसको बोलते हैं और पूंजीगत प्राप्ति किसको बोलते हैं। राजस्व प्राप्ति का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट उसको बोलते हैं जो अपने को डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे अर्निंग होते रहती है। जैसे आपके पापा की सैलरी, आपके पापा की जो सैलरी है वो आपकी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। पर अगर आप अपना घर बेच देते हो और उससे वो कुछ आय होती है, जैसे 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए में आप अपना घर बेच दिए, तो आपको जो पैसा मिल रहा है ना वो कौन सा रिसिप्ट होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है। मतलब वो कैसा प्राप्ति होगी? पूंजीगत प्राप्ति होगी। और ये अगर जो आपके पापा की सैलरी है वो एक प्रकार की कैसी प्राप्ति है? राजस्व प्राप्ति है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। चर्चा शुरू आगे बढ़ाते हैं। जो टोटल रिसिप्ट है हमारे स्टेट की, उसका 88% रिसिप्ट कैसी है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व प्राप्ति है। और उसका 12% रिसिप्ट कैसा है? कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। तो जो हमारा 1,21,501 करोड़ रुपए है उसकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कितनी है? 1,06,001 करोड़। कितनी है? 1,06,001 करोड़। अब और जो पूंजीगत रिसिप्ट है वो है 15,500 करोड़ रुपए। कितनी है? 15,500 करोड़ रुपए। तो अगर मैं अब हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उस रेवेन्यू रिसिप्ट को दो भागों में बांटूं तो हमारे जो रेवेन्यू रिसिप्ट है जो कितना है? 1,06,001 करोड़ रुपए, वो दो तरीके से हमको प्राप्त होता है। हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट जो प्राप्त हो रही है, जो कि डेली बेसिस की एक इनकम है, मतलब जो हर साल उसको प्राप्त होती है, वो दो तरीके से उसको प्राप्त होती है। पहला राज्य से प्राप्त होगी, या राज्य से प्राप्त होगी का मतलब राज्य अपने खुद से कमाएगा, ठीक है। दूसरा एक प्राप्ति होती है उसको जो केंद्र से कमाता है, ठीक है। मतलब एक प्राप्ति है जो वो केंद्र के जरिए कमा रहा है, एक प्राप्ति होती है वो जो राज्य अपने राज्य में कमा रहा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का 53% भाग राज्य अपने क्षेत्र में कमा रहा है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट का 47% हिस्सा कहां से आ रहा है? केंद्र के जरिए आ रहा है। अब वो जरिया क्या होगा यहां अपन चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी समझो राज्य जो रेवेन्यू रिसिप्ट का 53% हिस्सा राज्य से आ रहा है और रेवेन्यू रिसिप्ट का 47% हिस्सा केंद्र से आ रहा है, ठीक है। अब कितना आ रहा है? तो 56,200 करोड़ रुपए आ रहा है राज्य से, और केंद्र से आ रहा है 49,801 करोड़ रुपए, ठीक है। पिछले साल की अपेक्षा वृद्धि दर कितनी दर्ज हुई है? तो 26.3% वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट या सेंट्रल से जो हमको रिसिप्ट हो रहा है उसमें कितनी वृद्धि दर दर्ज हुई है? 11.73% वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। अब जो राज्य से रिसिप्ट हो रहा है, राज्य का जो पैसा हमको मिल रहा है, राज्य से जो हम कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं? 56,200 करोड़ रुपए। अब ये जो 56,200 करोड़ है बच्चों, वो दो भाग तरीके से हमको प्राप्त होता है। एक तो कर के जरिए प्राप्त होता है, दूसरा गैर कर के जरिए प्राप्त होता है, ठीक है। कर के जरिए आप कितना कमा लेते हो?
38,000 करोड़ रुपए आपका छत्तीसगढ़ महतारी कमाती है। किससे? आप लोग से, हमारे आपके जैसे लोगों से कर वसूलती है। वो कितने रुपए मिलता है उसको? उसमें 38,000 करोड़ रुपए मिल जाता है। लेकिन गैर कर के सोर्स से वो कितना कमाती है? 18,200 करोड़ रुपए कमाती है। कितना कमाती है? 18,200 करोड़ रुपए। उसके बाद अगर मैं केंद्र के जरिए जो हमको रिसिप्ट हो रहा है, जो कितना है? 49,801 करोड़ रुपए, उसकी चर्चा करूं तो कर से जो राज्यों का हिस्सा है, मतलब क्या होता है, आप या आपके फादर या कुछ परचेस करते होगे, या आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते होगे, तो आप देखते होगे जब आप कभी अब कई बड़े बड़े होटल में जाओगे खाना खाने, तो उसमें बिल को देखना, आपको क्या कटे रहती है? जीएसटी टाइप की एक चीज कटे रहती है। ठीक है, जीएसटी को 2 भागों में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक तो रहता है एसजीएसटी, एक तो आईजीएसटी रहता है। सेंट्रल का एक जीएसटी का हिस्सा रहता है और एक राज्य के जीएसटी का हिस्सा रहता है। ठीक है, तो जो हमारे राज्य का हिस्सा रहता है ना, वही है कर में राज्यों का हिस्सा। ठीक है, ये जीएसटी मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं आपको। अन्य और भी कर रहते हैं, वो उसमें भी हमारा क्या रहता है? हिस्सा रहता है। तो कर में जो हमारा हिस्सा है, उस रूप में हमको कितना रुपए प्राप्त होता है? 34,801 करोड़ रुपए। कितना? 34,801 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। और केंद्र हमको अनुदान स्वरूप कितना पैसा देती है? तो 15,000 करोड़ रुपए। कितना देती है केंद्र हमको अनुदान स्वरूप? 15,000 करोड़ रुपए। एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछे कि छत्तीसगढ़ में कुल प्राप्ति के राजस्व प्राप्ति का क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति आपको किससे हो रही है? आप देखिए, खुद देखिए, सबसे ज्यादा कर से प्राप्त कर रहे हो आप, जो छत्तीसगढ़ में कर वसूल रहे हो। उसके बाद कर प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा हिस्सा जो केंद्रीय कर में आपका हिस्सा है, वो है दूसरे नंबर का। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो गैर कर से प्राप्ति का हिस्सा है, जो 18,200 रुपए है। और लास्ट में आपको क्या मिलता है? अनुदान। मतलब सबसे कम राजस्व प्राप्ति आपको किससे होती है? अनुदान से होती है। ठीक है, ऐसे ही अपन आते हैं पूंजीगत प्राप्ति। तो आप देख लिए 12% हिस्सा है, 15,500 करोड़ रुपए। अब कुल व्यय कितना है हमारा? कुल व्यय है 1,21,500 करोड़ का। कुल व्यय कितना करेंगे अपन? 1,21,500 करोड़ का। ठीक है, जिसमें से राजस्व व्यय कितना करोगे? 1,02,501 करोड़ का। पूंजीगत व्यय कितना करोगे? 18,660 करोड़ का। और ऋण एवं अग्रिम के लिए व्यय कितना करोगे आप? 339 करोड़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि अब ये जो हमारा जो व्यय अपन कर रहे हैं, ये यहां जो अपन क्या देख रहे हैं अपन? व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अग्रिम व्यय, मतलब जो राज्य सरकारें खर्च कर रही है। अब वो खर्च किस किस पैटर्न में कर रही है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। क्षेत्रवार व्यय, क्षेत्रवार व्यय आपको यह बताता है कि जो सामान्य सेवाओं के लिए कितना व्यय कर रहे हो आप? 23% का व्यय कर रहे हो। ठीक है, सामाजिक सेवाओं के लिए कितना व्यय कर रहे हो? 41% का व्यय कर रहे हो। और आर्थिक सेवाओं में कितना व्यय कर रहे हो? 36% का व्यय कर रहे हो। ठीक है, आर्थिक सेवाओं के लिए 36% का व्यय कर रहे हो, सामाजिक सेवाओं के लिए 41% का व्यय कर रहे हो, और सामान्य सेवाओं के लिए 23% का व्यय कर रहे हो। सबसे ज्यादा व्यय क्षेत्रवार के आधार पे सामाजिक सेवाओं के लिए आप कर रहे हो, जो कितना है? 41% है। ठीक है, अगर हम व्यय वर्गवार खर्च की बात करें, मतलब किस वर्ग को कितना खर्च करना चाहती है सरकार, तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 12%, अपने कुल खर्चे का 12% अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कर रही है। अपने कुल खर्च का 33% हिस्सा शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए कर रही है, और अन्य लोगों के लिए कर रही है 55%। देखिए बजट में ये आंकड़ा इसलिए आपको दिया है बच्चों कि आपको सरकार ये बताना चाहती है, या भूपेश बघेल आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो बजट बनाया गया है वो कैसा बजट है? इंक्लूसिव बजट है। कैसा बजट है? इंक्लूसिव बजट है, समावेशी बजट है। मतलब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? लगभग 12%। तो उनके ऊपर कितना खर्च हो रहा है? 12%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? लगभग 30 पॉइंट समथिंग प्रतिशत उनकी पॉपुलेशन है। तो उनके ऊपर कितना खर्च हो रहा है? लगभग उतना ही खर्च हो रहा है, 33%। और इन दोनों को छोड़ के जो अन्य वर्गों की संख्या है वो कितनी है? 55%। तो इनके लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं? 55%। मतलब सरकार आपको यह बता रही है कि हम सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रख रहे हैं।
ठीक है, ना हमारे लिए कोई बड़ा है ना कोई हमारे लिए छोटा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बजट में अपन देखते हैं कि राजस्व आधिक्य इस बार कितना है, 3500 करोड़ का। कितना राजस्व आधिक्य है हमारा इस बार का, 3500 करोड़ का राजस्व आधिक्य है। और राजकोषीय घाटा कितना है हमारा, 15,200 करोड़ का है। ठीक है, अब ये जो ये आंकड़े आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अपने को रटना पड़े, कुछ करना पड़े, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हमारा राजस्व आधिक्य कितना है, 3500 करोड़ का है। हमारा राजकोषीय घाटा कितना है, 15,200 करोड़ का है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो 15,200 करोड़ का है, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 2.9%। जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, 2.99% है जीएसडीपी का। ठीक है, देखो आप जब बजट उठा के देखोगे छत्तीसगढ़ का, तो उसमें ऐसे एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ आपको ये बताता है कि ये जो राजस्व आधिक्य है ना, और ये क्या है, राजकोषीय घाटा है। ठीक है, ये पैटर्न ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, राजस्व आधिक्य है, और ये क्या है, राजकोषीय घाटा। इससे अच्छा देखिए, ये जो राजस्व आधिक्य है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट या आधिक्य। ये जो राजस्व आधिक्य है उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू सरप्लस बोलते हैं, और ये जो राजकोषीय घाटा है उसको अपन फिजिकल डेफिसिट के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और जो फिजिकल डेफिसिट है उसको अगर इस ग्राफ से कंपेयर करना चाहें तो देखिए क्या बता रहा है, ये बोलना चाह रहा है 2018-19 में हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य था उसका जो रेवेन्यू सरप्लस था वो कितना था, 0.21% था। ठीक है, देखिए रेवेन्यू राजस्व आधिक्य किसको बोलते हैं, राजस्व आधिक्य वो होता है राजस्व रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब दोनों का डिफरेंस। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, रेवेन्यू सरप्लस मिलेगा। ठीक है, राजस्व आधिक्य मिलेगा। अब ये ग्राफ इस बार का बजट में हमको ये बताना चाह रहा है कि 2018-19 में जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू सरप्लस था वो 0.21%। ये जो है हमारा रेवेन्यू जो सरप्लस है, ठीक है, राजस्व आधिक्य, वो कितना इस बार 18-19 का कितना था, 0.21% था। ठीक है, 18-19 का राजस्व आधिक्य था 0.21%। उसके बाद ये ग्राफ को देख रहे हो आप, नीचे उतरते जा रहा है और ये -2.79 बता रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये राजस्व घाटा दिखा रहा है आपको। देखिए जब राजस्व प्राप्ति अधिक होगी, राजस्व व्यय कम होगा, तो क्या होगा, राजस्व आधिक्य होगा। ठीक है, क्योंकि आधिक्य ज्यादा है। और अगर आपका राजस्व प्राप्ति कम है और राजस्व व्यय ज्यादा हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। अब आपको देखना है 2019-20 में राजस्व घाटा होने का कारण क्या है। तो आपको पता है आपके देश में क्या आ गया था, कोविड आ गया था, है ना। तो कोविड में सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू एक्सपेंस करने पड़े। कौन कौन से एक्सपेंस, आपको किट प्रोवाइड करना था, आपको पैसा आपके तक पहुंचाना था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से, है ना। तो ये खर्चों के कारण क्या हुआ, हमारे देश में राजस्व, हमारे राज्य में राजस्व घाटा देखने को मिला 2.79। ठीक है, उसके बाद अपन देखें कोविड से जैसे जैसे हमारा देश उभरने लगा वैसे ही राजस्व घाटे कम होने लगे और हम कहां आ गए, 2021-22 में राजस्व आधिक्य में पहुंच गए। किस में पहुंच गए, राजस्व आधिक्य में पहुंच गए। उसके बाद फिर से एक कम कभी हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी फिर से थोड़ा ज्यादा हुआ। तो अब एग्जाम में क्या पूछता है, इसका पैटर्न पूछता है कि इसका पैटर्न क्या है। तो आपको पता चल गया कि ये क्या होता है, अधिक कम अधिक अधिक। ठीक है, तो ये पैटर्न पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, सेम ऐसी राजकोषीय घाटा के बारे में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं मुख्य विभागों में बजट का अनुमान। ठीक है, मुख्य विभागों में बजट का अनुमान का संबंध में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार किस विभाग को दे रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा सरकार दे रही है स्कूल एवं शिक्षा विभाग को। ठीक है, जो कि कितना है, 19,489 करोड़ रुपए। उसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दे रही है कितना, 10,329 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद किसको दे रही है, कृषि विभाग को कितना, 10,070 करोड़ रुपए।
तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्या पूछ ले, क्रम पूछ ले कि सबसे ज्यादा अनुदान किसको दिया गया है, तो किसको दिया गया, स्कूल एवं शिक्षा विभाग को। उसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को दिया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर में किसको दिया गया है, कृषि विभाग को दिया गया। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें देखो, मैं आपको बोला 2 वीडियो आएगा मेरा, एक रहेगा आर्थिक पक्ष, दूसरा कैसा रहेगा योजनाओं से संबंधित और जो सरकार के नए इनिशिएटिव है। आर्थिक पक्ष की ही चर्चा इस वीडियो में करूंगा मैं, इसलिए अपन क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में योजना और जो नए नए इनिशिएटिव वो मैं पार्ट 2 में चर्चा करूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए, आप सबको पता है ये हमारी टीम है, ठीक है, जो आपके लिए दिन रात काम करती है। अगर आपको हमारी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं शिक्षा इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म में। ठीक है, हमारे शिक्षा इंस्टीट्यूट का ऐप भी है। आपको बजट का जो पीडीएफ है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पॉइंट वाइज चर्चा है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट। ठीक है, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट। और प्ले स्टोर में हमारा ऐप है शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम पे, आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।